ओके, अभी ठीक है? इज द वॉइस क्लियर नाउ? Yes, a very good morning, everyone. Once again, very welcome all of you to the session. Yes, so now the voice is clear, everything is clear. So चले, आज के इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को। बट कल के सेशन में जो एक छोटा सा हमारा टॉपिक रह गया था, ट्रेनिंग, टीचिंग, मेंटरिंग और कोचिंग में डिफरेंस, वो भी हम करेंगे। एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स टुडेज क्लास, जिसके अंदर हम करने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को कवर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये टॉपिक तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और क्लास के बाद आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने से। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो टीचिंग के देखो होते हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम का ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ना है, आपने गैगने का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सिम्पसन का और सोलो। ठीक है, सोलो टैक्सोनॉमी, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल का सेशन का रिकैप करेंगे। सो वी विल वेरी क्विकली सी कि क्या डिफरेंस है बिटवीन टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग या मेंटरिंग। तो सबसे पहले ट्रेनिंग, जो कि हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, कि जब कोई स्किल सिखानी होती है तो उसके लिए क्या दी जाती है, ट्रेनिंग। डीपीपी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस से आएंगे। देखो, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको एक बार आप करो, क्योंकि फर्स्ट क्लास के क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे। अभी अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, अभी हमने शुरू किया है तो आप बेसिक्स पढ़ो, वापस से उसको फिर से सॉल्व करो, उसका एक्सप्लेनेशन देखो। जो नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा उस पर मेहनत करनी होगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होती है स्किल से जुड़ी हुई। जब हम स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी आपको कोई काम मतलब सिखाना है, कोई स्किल सिखानी है, तो उसके लिए आपको दी क्या जाएगी? उसके लिए आपको दी जाएगी ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल डांस, ये भी एक स्किल है, डांस एक कला है ना, तो डांस सिखाने के लिए आपको क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग। कुकिंग सिखाने के लिए आपको दी जाएगी ट्रेनिंग। इसी की तरह आपको कार चलाना हो तो ये सारा आपको सिखाना होगा, ये सारे चीज हम सिखा सकते हैं वाया ट्रेनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट यस। सो ट्रेनिंग तो हमने समझ लिया कि ट्रेनिंग क्या है आपका, जो हम स्किल से जुड़ा हुआ, आपको कोई भी स्किल सिखानी हो तो उसके लिए जो हम आपको कराएंगे वो है ट्रेनिंग। अब दूसरा हम आते हैं, विच इज व्हाट, विच इज कोचिंग। ठीक है, दूसरा है कोचिंग। अब देखो, कोच हम तब हायर करते हैं या कोचिंग के तरफ हम तब जाते हैं जब एक टारगेट हमारा हो कि ये चीज में हम वीक हैं और इसी चीज को कोई हमारी इंप्रूव करा दे, तो फिर आप क्या करोगे? कोचिंग। जैसे कि प्राइवेट ट्यूशंस, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत वीक है, मैथ्स का ट्यूशन लगा देते हैं, मैथ्स की कोचिंग लगा देते हैं उसको, मैथ्स में ये पर्टिकुलरली बहुत वीक है। तो एक टारगेटेड एरिया है हमारा जिसमें हमें इंप्रूवमेंट चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? कोचिंग की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? ट्रेनिंग है जब हमें कोई स्किल से रिलेटेड काम करना हो, राइट, कोई काम सीखना हो। दूसरा है आपका कोचिंग। तो कोचिंग टास्क या परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। किसी एक टास्क में, किसी एक काम में आपको क्या चाहिए? हेल्प चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस आपको एनहांस करानी है, तो फिर आप कोचिंग की तरफ जाओगे। कोचिंग के अंदर होता यह है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर विशेष, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्किल है उसमें हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसके लिए कोचिंग की तरफ जाएंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि जैसे हमें मैथ्स की कोचिंग लगा दी जाती थी, इसलिए लगा दी जाती थी क्योंकि मैथ्स में वीक हो, राइट, मैथ्स में फेल हो गए तो फिर
पेरेंट्स को लगा नहीं अब मैथ्स की कोचिंग की जरूरत है, मतलब कोई एक पर्सन हो जो आपको इस पर्टिकुलर एरिया में पूरी तरह से देख रहा है, पूरी तरह से आपको हेल्प कर रहा है, और इसी पर्टिकुलर एरिया में वो आपको क्या कर रहा है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज व्हाट कोचिंग। अब आपको लगेगा मैम ट्रेनिंग और कोचिंग में क्या डिफरेंस है। सो देखो, ट्रेनिंग इज कि आप कहीं पर ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करोगे, आपको एक स्किल सीखनी है, लेट्स से कि आपको टाइपिंग सीखनी है, ठीक है, तो आपने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया जो टाइपिंग सिखा रहा है, आप जाओगे वहां पे, आपको एक टास्क दे दिया जाएगा कि भाई आज ये टाइप करो, कल ये टाइप करो, और आप अपना टाइप कर रहे हो, सीख रहे हो, इस तरह से आपने स्किल सीख ली। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको दिक्कत आ रही है, अब वो एरिया में हम सुधार कैसे हमारा होगा, ठीक है, आपको प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस चाहिए, आपको कोई चाहिए कि कोई आपके पीछे लग के आपको एक पर्टिकुलर एरिया में इंप्रूव करा दे, तो फिर आप किसके तरफ जाओगे, कोचिंग के तरफ जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नहीं ड्राइविंग, देखो आपका ट्रेनिंग है, हम जब ड्राइविंग आपको सिखा रहे हैं दैट इज अ ट्रेनिंग। कहीं पर आपका कुछ दिक्कत है, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो है टीचिंग बहुत अच्छे से कर ले रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे जो पर्सनालिटी है ना उसको थोड़ा सा ग्रूम करना है, मेरी पर्सनालिटी में थोड़ा सा, मतलब मैं जब, अब मेरे पोस्चर्स ठीक नहीं है, मैं जब खड़ा होता हूँ तो थोड़ा स्लाउच करके खड़ा होता हूँ, तो अब आपको अब पता है कि मेरा टारगेट क्या है, मैं इस काम को मुझे नहीं सीखना, मुझे टीचिंग नहीं सीखना, मैं उसमें तो अच्छा हूँ, लेकिन उसके अंदर ये चीज है जिसमें मुझे क्या चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, तो फिर आप कोचिंग जाओगे, ठीक है। तो कोचिंग इज बेसिकली टास्क ओरिएंटेड होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, यहां पर आपकी एबिलिटी को देखते हुए, ट्रेनिंग आप बोल सकते हो एक तरह का जनरल है, आप ट्रेनिंग कोई कोर्स ज्वाइन करोगे वहां पर सबको आपके जैसा ही सिखाया जाएगा, मतलब जैसा सबको सिखा रहे हैं वैसा आपको सिखाएंगे। कोचिंग में आपका कोच आपकी एबिलिटी देखेगा कि भाई आपको क्या आता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड और ट्रेन करेगा, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड ट्रेनिंग। अभी क्लियर है? नहीं, कोचिंग सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं है, कोचिंग में आपके स्किल्स भी आ सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ट्रेनिंग जनरल टाइप की होगी कि मतलब सबको उसी तरह से सिखाया जाएगा, कोचिंग में आपकी एबिलिटी को देख के आपका कोच आपके अकॉर्डिंग चीजों को करेगा जिससे कि आपकी इंप्रूवमेंट हो सके, आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो सके, ठीक है। यस, फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं कोचिंग दी जाएगी, बट ट्रेनिंग आपकी जनरल इन नेचर होती है जहां पूरी की पूरी स्किल पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। यस, अब हम आते हैं ट्रेनिंग पे। तो ट्रेनिंग तो आपको पता है कि भाई, सॉरी टीचिंग, टीचिंग तो आपको मालूम है क्या होता है। टीचिंग इज समथिंग जहां पर टीचर इंटरैक्ट करता है, यस, टीचर आपके साथ इंटरैक्ट करता है और आपको इंटरैक्ट करके इस कम्युनिकेशन के थ्रू वो कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, एंड जो सिखाना होता है वो गोल हमारा ऑलरेडी सेट होता है। तो टीचिंग क्या है ये तो हमने जान लिया है। अब हम आते हैं मेंटरिंग के तरफ। बहुत नाम सुना होगा, ये मेरे मेंटोर हैं, ये मेरे मेंटोर हैं ना। व्हाट इज मेंटरिंग? मेंटरिंग आपका जनरल इन नेचर होता है, जनरल इन द सेंस कि आपको एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं वो कोई सिखाएगा कि अच्छा ये चीज वीक है तो ये करो, नहीं, मेंटरिंग होती है एक तरह से आपको गाइडेंस दे देना, आपको गाइड कर देना कि ये चीजें कर सकते हो, तो दैट इज व्हाट मेंटरिंग इट्स। हाँ, राइट राइट, हाँ जी, ये टीचिंग ही है, टीचिंग ही तो पढ़ रहे हो। कल एक फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, आज आपकी सेकेंड क्लास है टीचिंग की, ठीक है। जो कल पढ़ा था उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है, इसलिए मैं बोल रही थी कि रिवाइज करके आना। चलो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, मेंटरिंग। मेंटर क्या करता है, आपको हेल्प करता है, ठीक है, आपको हेल्प करता है कि आप अपने अंदर की एबिलिटी या कैपेबिलिटी जो आपके अंदर है उसको पहचान सको। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैंने बात करी, ठीक है, मैंने आपसे बात करी, मतलब एज अ मेंटोर मैं आपसे मिली, मैंने आपसे बात करी, मैंने आपको थोड़ा सा समझा, और फिर मैंने आपको गाइड किया कि आपके अंदर ये टैलेंट मुझे लग रहा है, तो आप इस एरिया में जा सकते हो, आप इस एरिया में अपना करियर बना सकते हो, तो वो मेंटर का काम हो जाएगा। तो मेंटोर आपको होता है, एक रास्ता दिखाता है, गाइड करता है, तो ये मेंटोर होता है, ठीक है। नहीं, सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा, मोटिवेशन हर टीचर भी मोटिवेट करता है आपको, बट मेंटोर का काम होता है गाइड करना आपको, ठीक है। एक बार इसको पढ़ो,
Role of mentor is to build capability. The development mentor helps learner discover their own wisdom. मतलब आपको गाइड किया कि ये करो, अब बच्चा खुद ही जाके सब चीजें करेगा। यहाँ कोचिंग की तरह आपका कोच पूरे टाइम आपको कुछ सिखाता नहीं रहेगा, मेंटोर आपको थोड़ा सा गाइड करके छोड़ देगा चीजें आपके ऊपर कि खुद से समझो, खुद से देखो, ठीक है। सो ग्रेट मेंटर फिल इन ब्लाइंड स्पॉट्स, क्लैरिफाई, मोटिवेट, रिमूव मेंटल ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस ओवर लॉन्ग टर्म इंटरैक्शन। तो मतलब जो ग्रेट मेंटोर होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेट मेंटोर आपके जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, मतलब जहां पर आप लैक कर रहे हो, मैंने आपसे जैसे बात करी, मैंने जाना कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उस पर मैं आपको गाइड करूंगी कि यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, आप थोड़ा सा अगर इस चीज पे काम करोगे तो आप और बेटर हो जाओगे। तो ब्लाइंड स्पॉट्स को फिल करना, आपको गाइड करना, ताकि लाइफ टाइम आप जो है कुछ अचीव कर पाओ। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है कि अच्छा आपको जो है यूजीसी नेट करना है तो यूजीसी नेट में आपको कुछ चीजें सिखा दी गई, आपको लाइफ टाइम पूरा आप बोल सकते हो कि आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जहां पर जो आपके अंदर लैकिंग है वो मेंटोर उसके ऊपर गाइड करेगा और आपको एक गाइडेंस देने का काम मेंटोर का होगा। ठीक है, क्लियर है? मार्गदर्शक बोल सकते हो, यस। यू कैन से कि करियर काउंसलर मेंटोर के अंदर आ जाएगा या आ सकता है, बट मेंटोर थोड़ा और ब्रॉड होगा। देखो, मेंटोर वो जो, यस, मेंटोर वो जो आपको समझे, आपको समझ के आपको अकॉर्डिंगली गाइड करे। वो उसका काम ये नहीं है कि आपको सब कुछ वो करके देगा, ठीक है, उसका काम है आपको समझना और फिर आपको हेल्प करना कि आप खुद को अच्छे से समझ पाओ, आपके अंदर जो कमी है आप उसको इंप्रूव कर पाओ। ये सारा काम मेंटोर का होता है, ठीक है। तो कोचिंग के अंदर आपको आपके पीछे लग के आपको एक पर्टिकुलर चीज में इंप्रूवमेंट कराया जाएगा। जैसे मैथ्स में वीक हो, ये टारगेट एरिया है, इसको लग के आपके पीछे आपका टीचर इंप्रूव कराएगा। मेंटोर ये नहीं करने वाला, मेंटोर आपको गाइड करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, कई बार होता है ना कुछ बाधा होती है, कई बार होता है कि नहीं हमारी थिंकिंग उस तरह की हो जाती है, या कई बार होता है कि हमें लगता है नहीं भाई हम तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स आपके रिमूव करता है, आपको एक बेहतर गाइडेंस कर देके, एक मोटिवेशन देके मेंटोर आपको क्या करता है, गाइड करता है। अब देखो, मेंटोर कोई भी हो सकता है, मेंटोर इज नॉट जस्ट कि कोई एक ट्रेंड पर्सन होगा। मेंटोर आपका, आपकी दीदी हो सकती हैं, आपके भैया हो सकते हैं, जो आपके ही फील्ड में और उन्होंने काम किया हुआ है और अब वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो अब आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है और अगर तुम्हें इस एरिया में जाना है तो देखो ये चीजें करनी पड़ेगी, ये चीजें हमने फेस करी थी तो इसके लिए तैयार हो जाना। तो एक गाइडेंस ही मिल रहा है ना, तो दैट इज ऑल्सो मेंटोर। तो आपका भैया, आपके दीदी, कोई भी आपका मेंटोर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? हम क्रिकेट पे नहीं जाएंगे, हम अभी इसके ऊपर आएंगे। हाँ, पेरेंट्स हो सकते हैं, अभी हम टीचिंग के ऊपर ही रहेंगे। फाइन। हाँ, ठीक है। सो अब मैंने आपको हेल्प, पर्सनल प्रोफेशनल, एग्जैक्टली, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं पर्सनल भी आपको गाइडेंस मिलेगी, तो वो मेंटोर करेगा। जैसे मैंने भैया दीदी की एग्जांपल दी तो बच्चे से आपको क्लियर हो जाएगा। टीचर पढ़ाता है, टीचर थोड़ी सिर्फ गाइड करता है। तो मेंटोर और टीचर में क्या डिफरेंस है? टीचर देखो मेंटोर हो सकता है, बट टीचर का जो काम होता है वो होता है पढ़ाना, बच्चे की नॉलेज डेवलप करना, बच्चे का माइंड और बच्चे की पर्सनालिटी को शेप करना। लेकिन उसके पीछे टीचर का एक गोल होता है और उस गोल के अकॉर्डिंग वो आपका काम करता है। बट टीचर कैन बी अ मेंटोर, बट मेंटोर इज डिफरेंट थिंग। मेंटोर मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। अब चले हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, और एक क्वेश्चन को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा टीचिंग के बुनियादी विशेषताओं को दर्शाता है? तो अब आपको देखना है कि भाई टीचिंग, कल आपने टीचिंग पढ़ लिया कि है क्या, तो ये कौन सी स्टेटमेंट टीचिंग से रिलेट कर रही है, आपको ये बताना है। ठीक है, चले एवरीवन।
ठीक है, बी होगा। लेट्स सी, टीचिंग इज सेम एज ट्रेनिंग, ये हमने पढ़ा था कि नहीं, टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस है, कल ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट नहीं होगा, मतलब ये दो हमारा कैंसिल हो गया। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग, ये भी गलत है। इंस्ट्रक्शन हमने अलग पढ़ा था, कंडीशनिंग अलग पढ़ा था, कि दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। तो सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमारा आंसर क्या मिल गया हमें? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है एब्सोल्युटली राइट। बाकी आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। देखो, टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, टीचिंग लर्निंग से रिलेट करता है, ये नहीं बोल रहा है कि सेम है। कल हमने जो पॉइंट पढ़ा था, आप उस पॉइंट को वापस से देखना, तो उसमें था टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, है ना। सो रिलेटेड टू लिखा है, हाँ भाई, जब हम पढ़ाएंगे तो लर्निंग होती है, तो दैट इज राइट, तो ये सही है। टीचिंग एक टास्क वर्ड है, लर्निंग अचीवमेंट वर्ड है। टीचिंग एक काम है ना, टीचिंग एक टास्क है जो हमें करना होता है, और लर्निंग एक अचीवमेंट है। अगर बच्चे सीख जाते हैं तो वो उनके लिए तो अचीवमेंट है ना, तो सही है। ठीक है, टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन, हाँ, टीचिंग के अंदर हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं, ठीक। एंड वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, और यहां पर बोला जा रहा है कि वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, ये गलत है। यहां पर होना चाहिए 2 4 5, ठीक है, 5 होना चाहिए, 6 नहीं होगा। ये 6 क्या है? जब मैं पढ़ाती हूं ना, तब तब टीचिंग, तब जब 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 टीचिंग होगी तब तब लर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक टीचर जब पढ़ा रहा है और वो लर्निंग नहीं करा पा रहा है, ये एक डेफिनेशन है कि अगर टीचर लर्निंग नहीं करा पा रहा है तो ये टीचर की फेलियर है। क्योंकि अगर टीचर ने पढ़ाया है और बच्चे अटेंटिव हैं और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को सीखना होगा, मतलब हम बोल सकते हैं इस तरह से कि अगर टीचर ने पढ़ाया है देन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स विल लर्न। अगर लर्निंग नहीं करा पा रहा है एक टीचर, तो ये टीचर का फेलियर है। ठीक है, सो अगर हम बात करें, यस, अगर हम बात करें कि जब टीचर ने पढ़ाया है तो लर्निंग होगी ही। लर्निंग हो टीचिंग से ही, ये जरूरी नहीं है। हम क्लास के अंदर ही नहीं सीखते हैं, सिर्फ हम लर्निंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो लर्निंग इज नॉट नेसेसरी डन बाय टीचिंग, लेकिन जो टीचिंग होती है ना, उसके पीछे हमेशा मतलब जब भी टीचिंग होगी उसके बाद हमेशा लर्निंग होगी। यस, चलो, तो ये आपका करेक्ट आंसर था, बी। अब हम चलते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सो आज के सेशन में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कवर करने वाले हैं, जिसमें ये 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपका ब्लूम का टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, गैगने पे क्वेश्चंस आने लगे हैं। देन वी हैव सोलो एंड सिम्पसन, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये दो जो ऊपर के हैं, ब्लूम एंड गैगने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ ही जाता है। ठीक है, यस, चलो, सो चले स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग से। और सबसे पहले देखो, टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, ये समझाने के लिए हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के, दैट इज आपके ब्लूम, गैगने, इन सब ने समझाया है कि टीचिंग का एक्चुअली उद्देश्य क्या होता है। जब हम पढ़ाते हैं तो क्या उद्देश्य रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग के बताए गए हैं कि देखो, जब भी टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे के एटीट्यूड में कुछ चेंज आएगा। इसके लिए टीचिंग करी जाती है कि बच्चे का एटीट्यूड चेंज हो जाए, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाए, बच्चे की नॉलेज में वृद्धि हो, बच्चा नॉलेज एक्वायर कर सके, बच्चे की स्किल्स के अंदर, क्योंकि टीचिंग तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना, आपका आपका पूर्ण विकास टीचिंग के अंदर आता है। सो टीचिंग का जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे का हम सारी की सारी कैपेबिलिटी डेवलप कर सके, चाहे बच्चे का बिहेवियर हो या एटीट्यूड हो। तो ये तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और उसको समझाने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग तरीके हैं। एक ब्लूम का तरीका है और बाकियों का तरीका है, उसको आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका दिसंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा टीचिंग का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इसको ट्राई करें एंड देन फिर हम आगे चलेंगे।
ठीक है, सो यस राइट, ये नहीं है आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव कि हम रिजिड टीचिंग प्लान फॉलो करेंगे। कल हमने पढ़ा था टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, तो हमने ये भी देखा था कि भाई टीचिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स नीड, तो रिजिड नहीं होगा, बाकी सारा होगा। ठीक है, सो यस द करेक्ट आंसर इज 3। नाउ टॉकिंग अबाउट द टीचिंग ऑब्जेक्टिव गिवन बाय ब्लूम। तो ये जो ब्लूम का आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हो, तो इसके अंदर इसके अंदर जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, इसका नाम ब्लूम क्यों पड़ा? तो जो कमिटी ऑफ एजुकेटर्स ने ये टैक्सोनॉमी बनाई थी टीचिंग की, उसके चेयरपर्सन थे ब्लूम, और इसलिए हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी को या ये जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ब्लूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो बोला जा रहा है कि ये जो मॉडल था ये बेंजामिन ब्लूम के नाम से पड़ा, who was the chairperson of committee of educators who devised this taxonomy। ठीक है, सो अच्छा, ब्लूम तो वो पर्सन थे जो चेयरपर्सन थे एंड जिनके नाम पे हम ये ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। ये टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? सो टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। ठीक है, सो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्यों बोल रहे हैं हम इसको? ब्लूम टैक्सोनॉमी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लूम के जो कमिटी ऑफ एजुकेटर्स थे, ब्लूम जिनके चेयरपर्सन थे, उन्होंने हमें क्लासिफिकेशन दिया, वर्गीकरण दिया टीचिंग के उद्देश्यों का। ठीक है, सो जो ब्लूम का आपका क्लासिफिकेशन है या ब्लूम का जो वर्गीकरण है, वो बोलते हैं टीचिंग के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टीचिंग के उद्देश्यों को हम बांट सकते हैं 3 अलग अलग कैटेगरी में, एक होगा कॉग्निटिव, एक होगा अफेक्टिव, एक होगा साइकोमोटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्लूम का जो आपका टैक्सोनॉमी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इंस्पायर्ड है बाय महात्मा गांधी ना। एक बार महात्मा गांधी ने बोला था कि आपका जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, ठीक है, जो शिक्षा है उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चे के 3 एच को डेवलप किया जाए। तो महात्मा गांधी ने बोला था कि जो शिक्षा होती है वो 3 एच को डेवलप करती है हमारे। 3 एच मतलब हेड, हैंड और हार्ट। मतलब अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो सिर्फ उसका माइंड ही डेवलप नहीं होगा, उसका हार्ट मतलब उसकी सोच, उसके जो इमोशंस वगैरह होते हैं वो भी, और उसका हाथ मतलब स्किल्स, ये सारी चीजें उसकी क्या होगी? डेवलप होगी। तो ब्लूम की जो कमिटी ऑफ एजुकेटर्स थी, उन्होंने बोला कि शिक्षा देने के लिए ही तो हम टीचिंग करते हैं, तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वही तो टीचिंग का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हमारे भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव में हम जो हमारे टीचिंग का हम उद्देश्य बनाएंगे उसमें हेड को कैसे डेवलप करना है, हार्ट को कैसे डेवलप करना है और आपके हैंड को कैसे डेवलप करना है, इसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो वहीं से निकल के आया 3 डोमेन्स ब्लूम का, ब्लूम के 3 वर्गीकरण निकल के आए कि माइंड को डेवलप करने के लिए होगा हमारा कॉग्निटिव डोमेन, हार्ट को डेवलप करने के लिए अफेक्टिव डोमेन, एंड देन हैंड को डेवलप करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, सो ब्लूम ने जो हमें, ब्लूम के कमिटी ऑफ एजुकेटर्स ने हमें जो वर्गीकरण दिया वो इसी पे था। दैट मीन्स कि हम टीचिंग के अंदर 3 एच का विकास करेंगे, जिसमें आपको कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम के द्वारा दिया गया है। अफेक्टिव डोमेन वाज गिवन बाय कार्थवोल एंड साइकोमोटर डोमेन नाम आता है अनीता हैरो का, कि अनीता हैरो ने हमें साइकोमोटर डोमेन दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने डिवाइस किया था। सो चले हम सबसे पहले हमारे कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ते हैं। तो जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है वो माइंड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारा नॉलेज बेस्ड डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू योर माइंड। तो इस कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आपके माइंड को डेवलप करने की बात कही जाएगी कि किस तरह से जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो किस सीक्वेंस में जाएगा और बच्चे के माइंड को डेवलप करेगा। तो इसलिए ये नॉलेज बेस्ड डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं 6 लेवल्स, 6 क्रम हैं कि आपका जब टीचर माइंड डेवलप करेगा तो उसके 6 लेवल्स होंगे। ठीक है, वो क्या है? नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। हम इसको याद करते हैं इस एक्रोनिम से
KCA2SE। के मतलब नॉलेज, सी मतलब कॉम्प्रिहेंशन, ए एक एप्लीकेशन होगा, दूसरा ए है एनालिसिस, फिर एस है सिंथेसिस, फिर है इवैल्यूएशन। याद हो जाएगा, इस एक्रोनिम को याद रखोगे। हिंदी में क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, सो ये हमारे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 लेवल्स आते हैं। सबसे छोटी लेवल है नॉलेज, मतलब जब टीचर पढ़ाएगा ना तो टीचर नॉलेज से शुरू करेगा, फिर वो कॉम्प्रिहेंशन पे जाएगा, फिर वो एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर वो जाएगा आपके सिंथेसिस पे, फिर इवैल्यूएशन पे। ठीक है, सो अब भाई ये अलग अलग क्या है, नॉलेज क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है। तो नॉलेज मतलब है बस ज्ञान, कि आपको ज्ञान मिल जाए और आप उस चीज को बस आपने रटा हुआ है, आपको कोई भी चीज वहां पर समझ नहीं आती है, तो ये आपका नॉलेज डोमेन होगा। नॉलेज के अंदर कि हमने सिर्फ चीजों को रट लिया है, हम जरूरत पड़ने पे उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे ABCD हमने रटी, उस टाइम पे हमें क्या समझ में आता था? ABC क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है? नहीं, हमें सिर्फ क्या पता था कि ABC जब हमसे पूछा जाएगा तो किस सीक्वेंस में हमको बताना है, 1 2 3 का सीक्वेंस क्या है। बच्चे ने सिर्फ रट लिया था। इस तरह से ही जब भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, आप जब चैप्टर्स शुरू करते हो तो कुछ चीजें आपको वहां पे रटा दी जाती है कि ये चीजें याद करनी होगी क्योंकि हम आगे यूज करेंगे। स्पेशली जब मैथ्स वगैरह आपको कराया जाता है तो उसमें कुछ फॉर्मूले याद करा दिए जाते हैं कि पहले ये फॉर्मूला याद कर लो फिर समझाऊंगा, राइट। तो जब हम कोई भी चीज सिर्फ रट रहे हैं, उसका हमें समझ नहीं है, तो वो नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ रोट लर्निंग कर रहे हो, यस, रट के आपने सिर्फ चीजों को सीखा है। फिर उसके बाद आपको उसकी कॉम्प्रिहेंशन दी जाती है, मतलब समझ दी जाती है। जब टीचर उसकी आपको समझ देगा तो दैट इज व्हाट द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर कॉग्निटिव डोमेन इज कॉम्प्रिहेंशन। यहां पर टीचर ने आपको समझाया, जैसे आपको टीचर ने टेबल याद करा दी थी, 2 into 1 2, 2 into 2 आपका 4, तो ये याद कराया था टीचर ने टेबल। ये सिर्फ अभी रटा है, अब टीचर आपको उसकी समझ देगा कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? यस, वो क्या होगा? कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन आपको टीचर ने करना सिखाया, समझाया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, टेबल समझाया कि कैसे हमारी टेबल होती है, किस तरह से हम टेबल के अंदर, ठीक है, जाएंगे। 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके अंदर क्या लगता है, तो ये सारा जब आपको समझ दे रहे होते हैं तो दिस इज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने कोई इंग्लिश क्लास ज्वाइन करी। आप मान लो कि जैसे हम मान लेते हैं हम चाइनीज सीख रहे हैं, इंग्लिश छोड़ दो क्योंकि हम इंग्लिश का, हम भले से मैं इंग्लिश बोलनी नहीं आती लेकिन ABCD तो सबको आता है। अब चाइनीज सोच लो, ठीक है, मैंडारिन भाषा आप सीख रहे हो, तो हमें क्या उसका ABCD भी आता है, उनका भी तो ABCD होता है ना, बस वो लिखते दूसरी तरह से, क्या वो आता है हमको? नहीं। तो आप जब वो क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको वो सब चीजें याद कराई जाएगी, ABCD उनका सिखाया जाएगा, उनके बेसिक वर्ड सिखाए जाएंगे। जब आप चीजों को रट लोगे, आपको एक पेज में लिख के दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको याद कर लो, इसको रट लो, और फिर उसके बाद उसकी समझ दी जाएगी, समझाया जाएगा कि ये है क्या। अगर हमें एक वर्ड बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर अभी समझ दी जाएगी, अच्छे से समझाया जाएगा उस भाषा के बारे में। ठीक है, अब जब आप समझ गए हो उस भाषा के बारे में तो फिर अब आप उसका एप्लीकेशन कर पाओगे, अनुप्रयोग कर पाओगे, मतलब उसको यूज करके कुछ करना हम कर लेंगे। जैसे आपने मैथ्स में टेबल याद करी, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया आपको, अब मल्टीप्लिकेशन सीख गए हो तो क्या आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी बना के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, तो वो कर पाओगे? यस, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन आ गया है तो आप कैसे भी हमें क्वेश्चंस दे दोगे, हम कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन तो आपने सीख लिया, एप्लीकेशन के बाद हमारा क्या होगा? एनालिसिस होगा। एनालिसिस मतलब है उसके सारे पार्ट्स को समझना। ठीक है, हम जब किसी चीज को समझ जाते हैं तब हम उसके पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उसके अंदर क्या है, कहां पर क्या लग रहा है, कहां पे क्या रूल लग रहा है, तो दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी एक चीज के पार्ट्स को अच्छे से समझ पाना। ठीक, अब आपने जब क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल्स करें, आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीजें सिखा दी गई है,
अब जब हम एप्लीकेशन कर लेंगे, हम जब एक बार उस चीज को करके देखेंगे, तब हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। अगर डिवीजन भी लगा हो क्वेश्चन में और मल्टीप्लीकेशन भी लगा हो, तो पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अब उसके सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, जैसे कि हाँ, ब्रेकिंग डाउन इन पार्ट्स, राइट। तो अभी एक एग्जाम्पल मैं और आपको देती हूँ, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो। इंग्लिश सीखने में आपको इंग्लिश सिखाई गई, वो समझाया गया, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश की भाषा का एप्लीकेशन आपने किया, आपने बोला, आपने ऐसे लिखा। अब जब आप लिख के करो देखोगे तो कुछ जो गलती करोगे उसमें से आपको समझ में आएगा कि अच्छा, जब हम वही चीज पास्ट के लिए बोलते हैं तो उसमें हम इस तरह से बोलते हैं, वही चीज अभी हम प्रेजेंट के लिए बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होगा, और वही चीज अगर हम फ्यूचर के लिए बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस अलग तरह से फ्रेम होगा, राइट। तो यही क्या है, आपका एनालिसिस है। एनालिसिस मतलब हम उसके पार्ट्स को देख रहे हैं, ठीक, हम उसके पार्ट्स को समझ रहे हैं, उसके अंदर हर एक चीज को समझ रहे हैं। जब हम कोई भी चीज करते हैं ना, तब हमें वो अच्छे से ज्यादा समझ में आती है कि कहाँ पे क्या होगा, किसी चीज का मतलब क्या है, उसके एक एक पार्ट का मतलब हमें समझ में आता है। एंड देन फिर सिंथेसिस, जब हम समझ जाते हैं, पार्ट्स को समझ जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप जब इंग्लिश में समझ गए कि भाई हम जब प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, फ्यूचर में बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, देन आएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ क्रिएट कर पाना। सिंथेसिस का मतलब होता है कोई भी चीज नई बना पाना, क्रिएट कर पाना, ठीक। संश्लेषण, तो जो आपने डिफरेंट पार्ट्स आपने सीख लिए हैं, उन पार्ट्स को जोड़ के आप कुछ नया बना सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे मैं इंग्लिश सीख गई हूँ, उसके सारे पार्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि प्रेजेंट, फ्यूचर, जिस भी टाइम में मैं बोलूंगी उसमें मैं कैसे बोलूंगी, तो अब मैं उससे क्या अपना कुछ नया ऐसे बना सकती हूँ, क्या बुक लिख सकती हूँ, यस कर सकती हूँ डेफिनेटली। तो दैट इज व्हाट सिंथेसिस इज। एंड लास्ट आता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब सही गलत जज कर पाना, ठीक। तो जब हम सिंथेसिस कर लेते हैं, जब हम कुछ नया बना चुके हैं, हमें उसके सारे पार्ट सब कुछ क्लियर है, तब हम एक बेटर पोजीशन में होंगे जज करने के, इवैल्यूएट करने के, कि जो चीज हमारे सामने, मतलब कोई हमसे कोई बात कर रहा है इंग्लिश में, तो वो गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, जज कर सकते हो, यस। कोई चीज आपके सामने लिख के आ गई है, वो सही है, उसमें कुछ एरर है, ये जज कर सकते हो, यस। तो दैट इज इवैल्यूएशन। ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी जो ओरिजिनल थी, वो उसके डोमेन ये हैं। सबसे पहले नॉलेज आया, जिसमें आपने चीजों को रटा, फिर समझा, फिर एनालिसिस करी, फिर एप्लीकेशन करा, फिर एनालिसिस करी, फिर सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये हमारा ब्लूम का टैक्सोनॉमी था 1956 वाला। लेकिन फिर 2001 में इसको रिवाइज किया गया, और अब ये रिवाइज्ड ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है ना, उसमें क्या हो गया, उसको पहले मैं आपको समझाती हूं। तो उसमें ना चीजों को वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। वर्ब मतलब क्या होता है, डूइंग, हमने पढ़ा हुआ है, वर्ब मतलब डूइंग। तो अब जैसे है आपका कॉम्प्रिहेंड, सबसे पहले आपका क्या आएगा, नॉलेज। नॉलेज में आप क्या कर रहे होते हो, नॉलेज डोमेन के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, मुझे बताओ। सिर्फ हम चीजों को रट रहे होते हैं ना, सिर्फ हम चीजों को रट रट के याद कर रहे होते हैं। दैट मीन्स नॉलेज डोमेन में आप सिर्फ रिमेंबर कर रहे होते हो। सो ये लिख दिया गया आपके रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में। कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या कर रहे होते हो, समझ रहे होते हो, उसको क्या लिख दिया, अंडरस्टैंड। क्या आप कर रहे होते हो उसमें चेंज कर दिया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन में अपने कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कर रहे होते हो, तो आपका नेक्स्ट आ गया अप्लाई। फिर एनालिसिस में एनालाइज कर रहे होते हो, तो ये बन गया एनालाइज। फिर एक यहां पर एक चेंज था, वो ये था कि आपका सिंथेसिस उठा के इन्होंने ऊपर कर दिया, सिंथेसिस उठा के यहां कर दिया, एंड इवैल्यूएशन को नीचे ले आए अंडर रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी के अंदर आपका सिंथेसिस सबसे टॉप लेवल बन जाएगा, और आपका इवैल्यूएशन क्या होगा,
ठीक है, आपका इवैल्यूएशन क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा सेकंड लेवल पे। तो इवैल्यूएशन में हम क्या कर रहे होते हैं, इवैल्यूएट। सो यहां पर आ गया इवैल्यूएट, और सिंथेसिस में हम कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो आपका सबसे ऊपर चला गया। ठीक है, क्लियर है? यस, लेट मी नो ये क्लियर है। ये भी आपको याद रखना है, आपका जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है ये भी हमें याद करना है। ये आपको दिया था एंडरसन एंड कार्थवोल ने। रिवाइज टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एंडरसन एंड कार्थवोल, जिनका नाम आप आगे पढ़ भी चुके हो। ठीक है, चले अब आते हैं। अब किसी को लग रहा है कितना इतना याद रखना है? हाँ, ईयर के साथ याद रखना है। ओके, हाँ, ईयर के साथ याद रखना है। आपको पता होना चाहिए रिवाइज कब हुआ था, क्या चेंजेस आए थे, सारी चीजें। किसी भी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, नाउ कमिंग ऑन यहां पर आपको लिखा है कि नॉलेज में क्या क्या कर सकते हो, रट सकते हो ना, तो आप लिस्ट डिफाइन कर सकते हो, मतलब उसी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप याद करके बता सकते हो। तो एक बार इस चार्ट को पढ़ लेना कि हम अलग अलग लेवल में क्या करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ब्लूम इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग। ब्लूम के अंदर हम कौन सी वाली लेवल अचीव कर सकते हैं केवल रट के? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रिमेंबर, है ना, नॉलेज जो चेंज हो गया रिमेंबर में। फाइन, 1956 में आया था एंडरसन एंड कार्थवोल। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करो क्लास में ना एवरीवन, ताकि एक बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आंसर होगा इसका रिमेंबरिंग। नॉलेज को चेंज कर दिया गया 2001 में रिमेंबर के नाम से, तो रिमेंबरिंग आ जाएगा। फाइन, चलो अब हम आते हैं इफेक्टिव डोमेन पे। इफेक्टिव डोमेन इमोशन बेस्ड डोमेन आपका। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हम जब सीखते हैं तो सिर्फ नॉलेज ही सीखते हैं। टीचिंग के अंदर हम सिर्फ नॉलेज ही नहीं सीखते, हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजें भी तो डेवलप होती है ना। अब आपको लगेगा कैसे, तो आप याद करो, आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे, जैसे मॉरल साइंस ले सकते हैं, फिर वैल्यू एजुकेशन आपका आ गया, जहां पर आपको आपकी इमोशंस, फीलिंग्स को डेवलप किया जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, जब टीचर हमको पढ़ाता था तो बीच बीच में वो हमको अलग अलग लेसन्स देता था। जैसे मान लो आज क्लास में दो बच्चों का झगड़ा हो गया, तो फिर टीचर उसको डील करना सिखाएगा। टीचर बुलाएगा दोनों को, बात कराएगा कि भाई बैठो मेरे सामने बात करो, क्या दिक्कत आई। फिर टीचर उनको गाइड करेगा, काउंसिल करेगा कि भाई ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करो, चलो सॉरी बोलो दोनों लोग, चलो हैंडशेक करो। तो टीचिंग के अंदर कहीं ना कहीं हमारे वैल्यूज, हमारे इमोशंस भी शेप हुए थे, है ना। और कुछ भी नहीं तो टीचर को देख के ही हमने बहुत सारी चीजें स्कूल में सीखी थी। ये सारी चीजें जरूर है कि हमने मॉरल साइंस, वैल्यू एजुकेशन से भी बहुत सारी चीजें सीखी। हमने भी अपने आपस में जो झगड़े हो गए उसको टीचर ने कैसे हैंडल कराया, ये सीखा। इसके अलावा कभी कभी टीचर हमको कोई कोई बात बता देता था कि देखो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो भी। लेकिन हमने बहुत कुछ टीचर को देख के भी सीखा। कई बार ऐसा हुआ कि अच्छा, किसी स्टूडेंट ने क्लास में कुछ बोल दिया, तो टीचर ने उसको कैसे हैंडल करा। ठीक, टीचर की एक पर्सनालिटी को हमने देख के सीखा कि कैसी सिचुएशन में हमें कैसा काम करना चाहिए। तो टीचिंग के अंदर बच्चों के हार्ट को भी डेवलप किया जाता है, बच्चे के फीलिंग्स, इमोशंस को भी डेवलप किया जाता है। ये आता है आपके इफेक्टिव डोमेन के अंदर। ठीक है, सो इफेक्टिव डोमेन का जो आपका ट्रिक रहेगा वो रहेगा R2VOC। कि जब हम एटीट्यूड सीखते हैं ना, तो वो कैसे सीखते हैं, एटीट्यूड, फीलिंग, इमोशन सीखने के लिए सबसे पहले हम उसको प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका, रिसीविंग। दूसरा आपका क्या आएगा, रिसीविंग के बाद हम उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरह से हम चीजों को करते हैं। तो पहला आ गया रिसीविंग, दूसरा आ गया रिस्पॉन्डिंग, तीसरा आएगा वैल्यू करेंगे फिर हम उसकी, उसी तरह से हम उसकी वैल्यू देखेंगे। और फिर है ऑर्गेनाइजिंग।
फिर हम व्यवस्थित करेंगे और वही हमारा कैरेक्टर बन जाएगा। सो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा सिर्फ नाम से। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक आप एग्जाम्पल लो कि एक घर है और वहां पर 3 बच्चे रहते हैं, ठीक है। एक सबसे छोटा बच्चा है एंड 2 साल का, और बाकी जो है थोड़े उसके बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं। अब ये अपने बड़े भाइयों को अलग अलग चीजें करते हुए देखता है, ये 2 साल का बच्चा, ठीक है। वो अपने बड़े भाइयों को लड़ाई झगड़ा करते हुए उसने एक दिन देखा, ठीक, कि दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं। कल को उसी तरह का सिचुएशन उसके सामने भी हुआ उसके भाई के साथ, तो वो भी लड़ाई करने लगा। तो सबसे पहले देखो, इस बच्चे ने सबसे पहले क्या किया, रिसीव किया, उसने देखा कि उसके बड़े भाई बहन क्या कर रहे हैं, है ना। तो रिसीविंग हुई, उसके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन जा रही थी। वो अपना कुछ कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन उसके आसपास क्या हो रहा है उससे उसके दिमाग में रिसीविंग हो रही है। कल को उसके सामने ऐसी सिचुएशन आई तो वो भी वही रिस्पॉन्ड करेगा, वही करेगा। तो रिस्पॉन्डिंग जो आप पढ़ रहे हो, रिस्पॉन्डिंग इज व्हाट, कि हम उस चीज को करके देख रहे हैं, खुद कर रहे हैं, उस तरह की सिचुएशन आ जाने पे हम वैसा कर रहे हैं, ठीक है। देन जब उस बच्चे ने लड़ाई करी तब उसको वैल्यू समझ में आएगी ना उसकी, उसको अच्छा लगा बुरा लगा, ये चीज हमको करके ही समझ में आएगी, ठीक। तो उस बच्चे ने लड़ाई लड़ाई करी आज, उसको मार पड़ गई मान लो, ठीक। तो अब वैल्यू समझ में आई ना उसको कि करके अच्छा लगा बुरा लगा। और जब वो करके देखेगा उसको अच्छा लग जाएगा, तो भाई बहुत से बच्चे होते हैं लड़ाई करके बड़ी खुशी मिल गई क्योंकि वो जीत गए। हो सकता है बड़े भाई ने छोड़ दिया कि चलो ठीक है जाओ, तो वो उसको खुशी हो गई। लेकिन हाँ, मार पड़ गई तो फिर उसको दुख हो गया कि भाई क्यों किया मैंने ऐसे। तो वैल्यू समझ में आ गई, वही ऑर्गेनाइजिंग होगी आपकी। मतलब जो चीज आपको अच्छी लगेगी वो तो आप अपने अंदर उस वैल्यू को रखते जाओगे कि हाँ ये मैं करूंगा आगे भी। लेकिन जो चीज हमें नहीं अच्छी लगती फिर हम छोड़ते चले जाते हैं। तो हमें वैल्यू समझ में आई, उसी के बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजिंग होगी, मतलब व्यवस्थित करोगे। एंड व्यवस्थित करने के बाद आपका क्या होगा, लास्ट कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, वही फिर क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टर बन जाएगा। क्लियर है। जब हम जिन चीजों को अपने अंदर रख लेंगे, जो चीज हम बार बार करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कैरेक्टर। सो यही आपका यही आपका जो है इफेक्टिव डोमेन के अंदर 5 लेवल्स हैं। सबसे पहले है रिसीविंग, मतलब हम सिर्फ पैसिव, हम निष्क्रिय होके चीजों को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, हमने उसी तरह से जो हमने देखा है वही हमने किया। जब हम उस चीज को करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू या वर्थ समझ में आएगी, यस। और जब हमें उसकी वैल्यू समझ में आ गई तो फिर हम अपने डिफरेंट वैल्यूज को अपने वैल्यू सिस्टम में डालेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। जो हमें अच्छा लगेगा उसको हमने अपने वैल्यू सिस्टम में डाल लिया, जो हमें नहीं अच्छा लगा उसको हम अपने अंदर से हटाते जाएंगे। देखो, आपने बहुत सारी चीजें अपने आसपास होते हुए देखी है, बट क्या हम सब कुछ करते हैं, नहीं। जिनकी हमें वैल्यू समझ में आती है वो हम उस चीज को अपने अंदर ढाल लेते हैं, जो चीज हमें नहीं अच्छी लगती उसको हम हटा देते हैं अपने अंदर से। तो यही ऑर्गेनाइजिंग है कि हम अपना वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। और कैरेक्टराइजिंग, फिर वही चीज हमारा धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाता है। जो चीज आप बार बार करोगे वही आपका कैरेक्टर बन जाएगा, राइट। तो ये आपका है इफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल्स। क्लियर है। Yes, let me know. Uma, this is bilingual class, so complete English तो is not possible in this class. This we have already informed कि we will be taking classes in both the language English and Hindi. मतलब bilingual way we will be talking. So complete English is not possible. I'm so sorry. Yes. क्लियर है। सो ये हो गया आपका इफेक्टिव डोमेन। अब हम आते हैं किधर, साइकोमोटर डोमेन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन कर लें, मैंने क्वेश्चन कल ही ऐड किया था। सो टॉकिंग अबाउट दिस, 2001 का एंडरसन एंड कार्थवोल वाला टैक्सोनॉमी के अंदर क्या सीक्वेंस रहेगा। सो अभी हमने पढ़ा है, बहुत आराम से आप कर लोगे, तो चले जल्दी से करके बताएं।
ठीक है, सो आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपका आएगा रिमेंबरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, तो ए बी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? अप्लाइंग, ए बी डी होना चाहिए। मिल गया आंसर? नहीं, अभी एक और है, ए बी डी ई बी है। चलो इसको आगे भी देखते हैं। फिर आपका एनालिसिस आएगा, सी आना चाहिए, फिर आपका इवैल्यूएशन। सो आंसर यही होगा। ठीक है, आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और यहां पर है कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन लेवल्स इन ब्लूम टैक्सोनॉमी बिलोंग टू हायर लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ऑर्गेनाइजिंग कैरेक्टराइजिंग बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ द इफेक्टिव डोमेन। तो क्या होगा? हमने अभी पढ़ा है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, हमने अभी पढ़ा है के सी ए ए एस ई, तो ये तो लोअर लेवल्स हो गए ना हमारे, हायर कहाँ हुए? नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन तो नीचे आता है, तो ये हायर लेवल्स नहीं है, ये हमारे लोअर लेवल्स हैं। हायर नहीं होना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था लोअर, बट ये वाला सही है, R2VOC, तो OC आपका ऊपर आता है, हायर लेवल से, सही है। सो हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक, ओके, नाउ कमिंग ऑन टू साइकोमोटर डोमेन, एक्शन बेस्ड डोमेन, जो कि किससे जुड़ा हुआ होगा? आपके हैंड से। हैंड मतलब स्किल से। क्लियर? सो आपका साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड विथ हैंड या स्किल्स। अच्छा जी, अब हम स्किल की बात करें तो स्किल के लिए भी हमें पूरी की पूरी आपको एक सीक्वेंस में ही स्किल सिखाना होगा। अगर आपको कोई स्किल हमें डी होगा, हाँ जी बिल्कुल राइट। अब आ जाते हैं हम साइकोमोटर डोमेन पे। तो आपका साइकोमोटर डोमेन स्किल से रिलेटेड होता है। जब आपके किसी स्किल को डेवलप करते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो उसका सीक्वेंस आपको याद रखना है इम्पान नाम से। इम्पान, कभी कभी यहां पर ओ भी देखोगे, आई के जगह ओ देख लोगे आप, तो वैसे इम्पान या ओमपान आप इसको बोल सकते हो। सो सबसे पहले हम आएंगे आई पे। आई मतलब क्या? इमिटेशन। इमिटेशन मतलब हम पहले सबसे पहले ना एक्सपर्ट्स को देखेंगे। आपका प्रीवियस या क्वेश्चन भी बन चुका है, तो क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी, पहले मैं समझा दूं आपको। ऑब्जर्विंग एंड इमिटेशन में क्या होता है? आप अटेंड करोगे फिजिकल बिहेवियर को, मतलब जो चीज आपको, कोई मान लो एक ट्रेंड पर्सन है जिसको वो स्किल आती है, तो वो करके आपको दिखाएगा और आप बस उसको देखोगे और उसको देख के आप समझोगे कि ये काम कैसे किया जा रहा है। तो दिस इज व्हाट इमिटेशन एंड ऑब्जर्विंग इज, कि हमने देखा और देख के ऑब्जर्व करके उस चीज को अभी हमने सीखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन, अब इसके खुद के नाम पे मत जाना कि मैम मैन्युपुलेशन की तो इंग्लिश में ये मतलब होता है, हमें इसके अंदर क्या मतलब है वो देखना है। ठीक है, तो हमने अभी ऑब्जर्व किया, हमने किसी को करते हुए वो काम देखा और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उस चीज को करने की कोशिश करेंगे। मैन्युपुलेशन में करने की कोशिश आप करोगे तो आपको उस टाइम या तो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे या आप खुद याद कर करके करोगे। अब मैं एग्जांपल देती हूँ सबसे पहले, कि जैसे हमने जब गाड़ी चलाना सीखा, ड्राइविंग सीखी, तो बहुत सारे लोग ने ऐसे ड्राइविंग सीखी होगी कि उन्होंने अपने पापा को या अपने भैया को या मम्मी को ड्राइव करते हुए देखा। ठीक है, आप देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। बाइक चलो, मान लो बाइक चलाना, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आप बस देख रहे हो कि कैसे जो है स्टार्ट किया पापा ने, कैसे जो है कहाँ पे कैसे रोका, तो आपने देख लिया। अब आज आपको हुआ कि मैं खुद बाइक लेके निकलूंगा चुपके से, तो आप घर से चोरी छुपे बाइक लेके निकल गए। अब आप वहां पे क्या करना है, कैसे करना है, वो याद कर करके करते चले जाओगे ना, कि अभी क्या मुझे क्लच लेनी है या मुझे एक्सेलरेटर लेना है, तो वो अपना सोच सोच के करते चले जाओगे। बट अगर आप कोई ड्राइविंग स्कूल में सीख रहे होगे तो आपके पास एक इंस्ट्रक्टर होगा, वो आपको बताता जाएगा ये करो ये मत करो। ठीक है, सो हमने देखा कि कोई चीज हमने देख ली पहले किसी को, फिर हम उस काम को खुद करेंगे, या तो याद कर करके या इंस्ट्रक्शन से। फिर जब आप करोगे उस काम को पहली बार, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए, नहीं। पहली बार हम करेंगे, बहुत गलतियां करेंगे, दूसरी बार भी गलती करेंगे, तीसरी बार भी करेंगे, एवरीडे इंप्रूव होगा। तो वही है कि धीरे धीरे हमारे अंदर प्रिसीजन आएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी हमारी विथ प्रैक्टिस। तो ये थर्ड है आपका
कि जैसे जैसे आप कोई काम करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक, आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होगा आपका, जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इससे हमारा एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगी बाय प्रैक्टिस। मतलब हम बिल्कुल यहां पर क्या हो गए, हम एक्सपर्ट हो गए, इस लेवल पे हम बिल्कुल अब एक्सपर्ट हो गए हैं, अब हमें बहुत अच्छे से वो चीज आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज आर्टिकुलेशन। अभी प्रिसीजन में क्या था कि हम मिस्टेक्स कर रहे थे और हमारी धीरे धीरे एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही थी, लेकिन आर्टिकुलेशन के अंदर क्या हुआ, नाउ वी आर एक्सपर्ट, ठीक, नाउ वी आर एक्चुअली कंप्लीटली ट्रेंड या स्किल्ड। अब लास्ट आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन है कि अब हमारी जो स्किल है वो इंटरनलाइज हो गई है, अब हमें कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस काम को करने से पहले हम सोचेंगे बिल्कुल नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अब हम कुछ खुद नया कर सकते हैं, जैसे बाइक चलाना आपने सीखा, आपको जो है धीरे धीरे करके वो बाइक चलाना बिल्कुल आ गया बहुत अच्छे से। अब स्टंट मारना ये तो नहीं सिखाया था किसी ने, ये आपने खुद से कर लिया, तो वो नेचुरलाइजेशन में आएगा कि अब वो स्किल आपकी इंटरनलाइज हो गई है बहुत अच्छे से। अब सिर्फ आप वही काम नहीं कर पा रहे हो, आप उसमें कुछ नया ऐड कर पा रहे हो, सो दिस इज नेचुरलाइजेशन। क्लियर है? यस yes? ये तो पूरा ब्लूम के अंदर है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर है, जो आपने पूरा ब्लूम का टैक्सोनॉमी 1956 वाला ये है पूरा, ठीक है। चले, नाउ मूविंग अहेड। अब सिम्पसन का साइकोमोटर डोमेन देखेंगे। मतलब अभी आपको मैंने बताया ना, हम ब्लूम, गैग्ने, सिम्पसन पढ़ेंगे, तो जो सिम्पसन का आपका डोमेन है, सिम्पसन के डोमेन में आपको सिर्फ साइकोमोटर डोमेन बताया गया है। एक तो हमने जो आपका अनीता हैरो वाला साइकोमोटर डोमेन अभी पढ़ा आपने, बट अब जो पढ़ोगे वो कौन सा पढ़ोगे, सिम्पसन ने जो हमें साइकोमोटर डोमेन दिया है। कहा सिम्पसन ने भी वही चीज है, बस थोड़ा सा उनका बोलने का तरीका अलग है। सिम्पसन ने बोला सबसे पहले हम अवेयर होंगे, ठीक, परसीव करेंगे और अवेयर होंगे कि अच्छा ऐसे ये काम होता है। तो परसेप्शन मतलब अवेयर होना कि ये काम कैसे होता है। कोई स्किल आपने उस काम को, जैसे मान लो कि आप गए हो डांस क्लास में, तो आपने पहले वो देखा कि उस तरह का डांस परफॉर्मेंस कैसे होती है, ठीक है। सो आप अवेयर हो गए। फिर सेट, दैट इज रेडी टू एक्ट। नाउ अब क्या होगा, अब आप कोई भी काम करने के लिए क्या है, रेडी हो, उस काम को करने की आपके अंदर एक इच्छा आ गई कि हाँ मैं भी ये करूंगा, ठीक। फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, अब आपको एक गाइडेंस मिलती जाएगी, ये काम ऐसे करो, ऐसे करो, ये मत करो, ये करो, तो दिस इज गाइडेड रिस्पॉन्स, ठीक। तो सबसे पहले क्या बोला सिम्पसन ने कि कोई काम कैसे होता है ये हमें पता चला, परसेप्शन। फिर रेडीनेस टू एक्ट, हमारे अंदर इच्छा आई कि हाँ जी मैं भी ये करूंगा। फिर नेक्स्ट क्या आया आपका, नेक्स्ट आया गाइडेड रिस्पॉन्स कि भाई हमको अब गाइडेंस मिल रहा है, ये करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो यहां हम गलतियां भी करेंगे लेकिन धीरे धीरे हमारी इंप्रूवमेंट होगी विथ प्रैक्टिस। फिर है बेसिक प्रोफिशिएंसी। बेसिक प्रोफिशिएंसी मतलब मैकेनिज्म। अब जब आप वो काम करते चले जाओगे, हाँ बिल्कुल याद करना होगा सीक्वेंस, तभी तो सीक्वेंस में पढ़ा रही हूं आपको मैं। सो अब क्या है, आपको जब आपने वो काम, ठीक है, आपको गाइडेड रिस्पॉन्स मिला, आपको गाइडेड, आपको सिखाया गया वो काम गाइडेंस के साथ। अब नेक्स्ट होगा बेसिक प्रोफिशिएंसी आएगी, धीरे धीरे आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, आप धीरे धीरे वो काम करने में अच्छे होगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर क्या होगा आपका, अब आप अडेप्ट कर सकते हो। अडेप्ट मतलब कि वो स्किल तो सीख गए हो, अब कुछ नया एड ऑन कर पा रहे हो। सो दिस इज अडेप्टेशन, ये सिम्पसन का है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
ठीक है, क्लियर है? ओके, सो यस, अब हम यहीं पर रुकेंगे। देखो सिम्पसन डोमेन में आपको वही चीज बोली गई है, मैं आपको वापस से यहाँ पे बता देती हूँ, और बाकी जो डोमेन्स आपके बचे हैं वो मैं कल कराऊंगी आपको। सो सबसे पहले जो सिम्पसन का डोमेन है ना, वो बिल्कुल आपके ब्लूम के जैसा है, कुछ उसमें बहुत फर्क नहीं है, बस नाम बदल दिया गया है। सिम्पसन बोलते हैं हम पहले परसीव करेंगे, पहले हमारी होगी परसेप्शन, मतलब हम अवेयर होंगे कि वो काम कैसे होता है, फिर उसके बाद रेडीनेस टू एक्ट, हमारे दिमाग में क्या होगा, जब उस काम को करके हम करता हुआ देखेंगे लोगों को, तब हमारे अंदर एक रेडीनेस आएगी कि हाँ हम भी ये काम करेंगे। ठीक है, अब फिर आपको मिलेगा गाइडेंस, तो गाइडेड रिस्पॉन्स आपको मिलेगा कि आपको कोई कराएगा वो काम, हाँ ये करो फिर ये करो। अभी क्योंकि स्किल सीख रहे हो ना, अभी तो आप यहाँ से आप मेंटली प्रिपेयर्ड हुए थे कि ये काम करेंगे, आपको सिखाया जाएगा। फिर आपकी क्या आएगी, बेसिक प्रोफिशिएंसी आएगी। अब जब आपको करके सिखाया जाएगा, गलती कर करके सीखोगे, तो एक पॉइंट वो आएगा ना कि हाँ अब ये काम आप सीख गए हो। एंड लास्ट क्या है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब अब आप जो काम सीख गए हो उसमें कुछ नया, जैसे लास्ट था ना नेचुरलाइजेशन, वही है। ठीक है, वही आपका क्या है, ठीक वही आपका क्या है, अडेप्टेशन। अभी मैं आती हूँ अडेप्टेशन के अंदर क्या, कि हम अब उसमें कुछ चेंज कर पा रहे हैं, उसमें हम कुछ नया कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां तक मुझे बताओ क्लियर है? एवरीवन? कोई दिक्कत? कि हम कुछ नया कर पा रहे हैं, नया मतलब इन द सेंस, नया मतलब इन द सेंस कि जैसे सिचुएशन बेस्ड होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है कि जैसी सिचुएशन हो उस तरह का हम कर पा रहे हैं। जैसे आपने मान लो कुकिंग सीखी, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कुकिंग सीखी, अब जैसी ही सिचुएशन होगी ना, हम क्या करेंगे, उस तरह की कुकिंग करेंगे। आज आपने चाय बनाना सीख लिया, लेकिन आज किसी ने आपको बोला कि मेरी चाय में इलायची भी डाल देना, आपने नॉर्मल दूध, चीनी, चाय पत्ती और आपने पानी डाल के चाय बनाना सीखा है, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं भाई मुझे जो है आप इसके अंदर इलायची भी डाल के दो, तो आप डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन अडेप्ट कर लोगे खुद को। तो ये क्या है, अडेप्टेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक अब हम आते हैं सिम्पसन के लास्ट के ऊपर, डोमेन के ऊपर। यहां तक हमने समझ लिया। फिर लास्ट क्या होगा आपका, ऑर्गेनाइज हमने कर लिया, ये क्या आ गया, ऑर्गेनाइज ही तो बताना है। हाँ, तो बेसिक प्रोफिशिएंसी, अडेप्टेशन आ गया। अब है ओरिजिनेशन। ठीक है, ओरिजिनेशन दैट मीन्स क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न टू फिट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लर्निंग आउटकम एम्फसाइज क्रिएटिविटी। यहां क्या हो रहा है, यहां क्रिएटिविटी आ रही है, मतलब आपने जितना सीखा वो तो अलग है, लेकिन अब आप कुछ खुद का नया कर रहे हो। जैसे अब क्या आ रहा है, तंदूरी चाय, आपको सिर्फ किसी ने, ठीक है, आपको किसी ने सिर्फ क्या करा था, चाय बनाना सिखाया था, तंदूरी चाय आपने खुद बना ली, आपने उसमें गुलाब की पत्तियां डाल दी, किसी ने कभी नहीं डाली थी, तो ये आपका ओरिजिनेशन होगा कि आप कुछ नया ओरिजिनेट कर रहे हो। क्लियर है? क्लियर है? डाउट्स कहाँ पे पूछोगे, तो देखो क्लास के बाद मान लो आपको कोई भी डाउट होता है, तो हमारा डाउट सेक्शन रहेगा क्लास की, कोई जिस भी वीडियो के अंदर आपको डाउट है, वो वीडियो खोलोगे, आपको राइट साइड में 3 डॉट्स मिलेंगे, तो उस डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा आस्क डाउट, वहां पर जाके अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, यस। और टेलीग्राम चैनल का नाम है, वैसे टेलीग्राम पे तो मैं आपको लिंक्स वगैरह देती रहती हूँ, आपको क्लास के डाउट्स आपको पूछना होगा तो आप स्पेशली उस क्लास की वीडियो के अंदर ही पूछोगे। टेलीग्राम का जो मेरा चैनल नेम है दैट इज गुलशन अख्तर पेपर 1। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्या, सिम्पसन के लेवल्स, सिम्पसन का साइकोमोटर डोमेन। ठीक, अब गैग्ने बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ये प्लीज आप सब रिवाइज करके आना। अडेप्टेशन, देखो अडेप्टेशन के अंदर क्या हो रहा है,
स्किल्स डेवलप हो गई है, आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने पैटर्न्स को टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट। कि आपने क्या किया, स्पेशल रिक्वायरमेंट जो बोल दिया आपने उसको उसके अकॉर्डिंग कर लिया। लेकिन ओरिजिनेशन के अंदर आती है क्रिएटिविटी। जो सिखाया गया है उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, आप यस आप क्या कर रहे हो, कुछ उसमें क्रिएटिविटी अपनी डाल पा रहे हो, बिल्कुल एकदम अलग कर पा रहे हो जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया है। सो वो आपका लास्ट होगा ओरिजिनेशन। ठीक है, नहीं आपका जो है, आपका जो सारे डोमेन सेम नहीं है। सिम्सन का जो डोमेन है वो आपके अनीता हैरो वाले डोमेन से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों साइकोमोटर हैं, नाम अलग अलग है इनका। ठीक है, बस। हाँ, गुलशन अख्तर पेपर वन के नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा मेरा ये क्या बोलते हैं, डीपी मिल जाएगी वो देख लेना, ज्वाइन कर लेना। ओके जी, चले, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं 10 बजे। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ, बाय बाय।